देखिए, शुभ समाचारों में आज सबसे पहले बात जो है उन सावधानियों की हम करने जा रहे हैं सरगम, जो आपकी और हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक तरफ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, तो वहीं कोरोना के संभावित खतरे से भी देश सावधान हो रहा है। फिलहाल उत्तर भारत में सर्दी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। राजधानी में देखिए, इस वक्त विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगले 48 घंटे कोहरे के संकट के बादल में गहराए रहेंगे और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार। सावधानी का अलर्ट कोरोना को लेकर भी है। देखिए, संक्रमण के नए खतरे के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज कई राज्यों में कोरोना के विरुद्ध तैयारियों को परखा जा रहा है। बेड से लेकर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जाहिर है, इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है कि इस वक्त सावधानी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आज कोरोना के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा मिशन जो है वैभव, वो शुरू हो रहा है। आज कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों का सबसे बड़ा परीक्षण होने जा रहा है। देश भर के अस्पतालों में आज एक साथ इमरजेंसी की घंटी बजेगी। देखिए, बेड से लेकर ऑक्सीजन तक और मैन पावर से लेकर दवा तक हर व्यवस्था को परखा जाएगा। यही नहीं, आज से यह भी चेक किया जाएगा कि कोरोना की जांच की रफ्तार क्या है। एक तरह से कहें तो आज होने वाली मॉक ड्रिल में अस्पतालों का असल इम्तिहान है। आज हो रही मॉक ड्रिल में कुल मिलाकर देखा जाएगा कि अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो क्या हमारे अस्पताल, क्या हमारे हॉस्पिटल इससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। मॉक ड्रिल में वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन के इंतजामों को एक साथ देश के कई शहरों में परखा जा रहा है। इस अभियान के जरिए ये भी पता चलेगा कि हमारे पास कितने बेड हैं। जी हाँ, देखिए, और अस्पतालों में इंतजाम ठीक हैं या नहीं, एक तरह से कहें तो आज जो है हिंदुस्तान कोरोना से जिंदगी बचाने की तैयारियों के महा मिशन पर होगा। और इस अभियान से न केवल लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि अस्पताल भी अपनी कमियों को दुरुस्त करने में सक्षम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तैयारी की जाए। हालात जो परिस्थिति नजर आ रही है, ऐसे में कोविड की स्थिति अगर खराब होती है, लगातार केसेस बढ़ते हैं, तो अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मैं इस समय गंगाराम हॉस्पिटल में हूं और आप देखिए, ये फिलहाल कोविड यूनिट है। यहां पर तैयारी किस तरीके से की गई है और ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर विपत्ति आती है, अगर केसेस बढ़ते हैं, अगर लगातार जो है केसेस राइज होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पूरी तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन तैयार है। तो आप देखिए, कोविड वार्ड है। यहां पर जो अमूमन आपको फर्स्ट और सेकंड वेव में याद होगा किस तरीके से लगातार जो है वो बेड्स की संख्या कम पड़ रही थी, लेकिन पेशेंट्स ज्यादा थे। लेकिन इसलिए इस समय के हालात देखते हुए लगातार केंद्र सरकार की सोच है कि अगर परिस्थिति खराब होती है, कोविड केसेस बढ़ते हैं, तो ऐसे हालात में कहीं भी बेड्स की संख्या कम ना हो। इसलिए पहले ही राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल में पीपीई किट, वेंटिलेटर, मास्क और मेडिकल ऑक्सीजन समेत तमाम दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वायरस देश की सीमाओं को नहीं मानता। इसलिए तमाम तरह के एहतियात बरतने जरूरी हैं। मास्क, पीपीई किट हो, N95 मास्क हो, सैनिटाइजर की स्टोरेज हो, सब कुछ बिल्कुल एडिक्वेट है। ऑक्सीजन हमारी सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन की, जो पिछली बार थोड़ी सी ट्यूबिंग में और पाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वो सब रेक्टिफाई हो चुकी है एंड वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। अगर कोई बिना मास्क के जाता है तो उसे अस्पताल के गेट पर ही मास्क दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग यानी उनके शरीर का तापमान भी चेक किया जा रहा है। इस समय हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट या डॉक्टर या और कर्मी हैं, वो सब एडिक्वेटली मास्क्ड है। जगह जगह सैनिटाइजर्स का प्रबंध कर दिया गया है सो दैट हैंड सैनिटाइजेशन जारी रहे, क्योंकि ये दो बेसिक ऐसी चीजें हैं, सिंपल बेसिक चीजें हैं, जो कि स्प्रेड में बहुत ज्यादा काम करेंगे। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि भारत में लोगों को कोरोना खतरे से डरने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। मतलब साफ है कि हम सभी को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए।
इस समय चीन समेत कई देश कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से मामले बढ़ते नजर आए हैं, उनका प्रभाव भारत पर न पड़े, इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। इस समय क्योंकि कुछ देशों में, जैसे कि आपने बोला, जापान है, फ्रांस है, इवन ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ केसेस बढ़े हैं पिछले कुछ हफ्तों में। लेकिन खास तौर में जो ज़्यादा चिंताजनक हुई है कि जो चाइना में केसेस हैं, हमें पूरा अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन केसेस ज़रूर बढ़े हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 90% लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है और लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। साथ ही विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि वैक्सीन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, इसलिए जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, उन्हें खुद के और अपनों की खातिर जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर हम लोगों में, भारत में लोगों को प्राकृतिक तौर पे भी इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे पहली लहर में, दूसरी लहर में और अभी तीसरा ओमिक्रॉन। कई लोगों को एक से ज्यादा बार भी संक्रमण हुआ है। उसके बावजूद एक डोज, ये एहतियातन डोज लगाने से जो हमारा अतिरिक्त कवच है, वो हमें आगे आने वाली किसी भी परेशानी से बेहतर बना सकेगा। ये तैयारियां अस्पतालों तक ही सीमित नहीं हैं। ऐतिहासिक स्थलों पर भी लोगों को कोरोना खतरे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे सैलानियों की कोरोना जांच की जा रही है। यहां होने वाली भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग रैंडम सैंपलिंग कर रहा है। इसके अलावा सभी को मास्क लगाने की हिदायत भी दी जा रही है। एक दिन पहले यानी सोमवार को करीब 30,000 पर्यटक मोहब्बत की इस बेमिसाल इमारत को देखने पहुंचे थे, जिनमें 1600 से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे। कोरोना को मात देने के लिए उठाए जा रहे ये कदम उसी सावधानी का हिस्सा है जो बता रहा है कि इंडिया डरा नहीं बल्कि डटा हुआ है। आगरा से अरविंद कुमार और दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, तो कोरोना से युद्ध के लिए केवल सरकारी अलर्ट नहीं है, बल्कि लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील लगातार की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को क्या कुछ सलाहें दी हैं एक बार फिर से जब संक्रमण बढ़ रहा है। देखिए, पहली जो जरूरी सलाह लोगों को दी गई है, उसमें मास्क तो बहुत अहम है। शुरू से आप सुन रहे हैं, एसोसिएशन ने लोगों से पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने की अपील की है। साथ ही साथ ये भी सलाह दे दी है कि हो सके तो लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। और ये सलाह भी दी गई है क्योंकि इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि लोग जो है नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, ऐसे में भीड़ बहुत होती है। बिल्कुल वैभव, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने का भी कहा गया है। इसका खास ख्याल आप सभी को रखना चाहिए। ये वो है जो कोविड के साथ शुरू से ही कहा जा रहा है, लगातार वैभव ये लोगों से कहा जा रहा है। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से बार बार हाथों को नियमित रूप से साफ रखने की अपील की है कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं। बिल्कुल, देखिए, आम लोगों से जो है बूस्टर डोज जल्द से जल्द लेने की अपील की है और जीएनटी की भी यही अपील है कि अगर आपने भी नहीं लगवाया तो जल्दी से लगवाएं। ये भी कहा गया है कि लोग जो है सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि अगर बुखार, गले में खराश, खांसी हो, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और हो सके तो अपनी कोरोना जांच जरूर करवा लें। बिल्कुल, और दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत में कोरोना का खतरा जो है वो जरूर है। इससे डरने की हम सभी को बेहद जरूरत है। लेकिन जानकारों का कहना है कि महामारी के विरुद्ध हमारी तैयारी और हमारा सुरक्षा चक्र वो भी बहुत मजबूत है। अगर वैक्सीनेशन की हम बात करें तो ज्यादातर आबादी कोरोना की दोनों डोज जो है वो ले चुकी है। अब तक देश में हुए वैक्सीनेशन के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए, अब तक देश में 2,20,06,16,000 से ज्यादा लोग दोनों डोज जो है वो ले चुके हैं। पहली डोज की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 1,02,71,00,000 से भी ज्यादा है वैभव। बिल्कुल, अगर दूसरे डोज की अगर हम बात करें, आंकड़ा देखें तो ये जो है नंबर
95 करोड़ 11 लाख 38 हजार से ज्यादा बैठता है, जबकि बूस्टर डोज के मामले में अभी आंकड़ा ज्यादा संतोष नजर नहीं आता। देखिए, अभी केवल 22 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगाया, तो बार बार आपसे यही अपील की जा रही है कि आप भी लगवा लें। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जिसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ रहा है। देखिए, पहाड़ों पर मौसम ने मैदान का मिजाज जो है वो ठंडा कर दिया है। यूं तो पहाड़ों को अभी उस बर्फबारी का इंतजार है जो क्रिसमस और नए साल के मौके पर होती है, लेकिन फिर भी पहाड़ों के कुछ हिस्से जो है वो बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति के ऊपरी हिस्सों में बर्फ पड़ी है। यहाँ देश और दुनिया के पसंदीदा कारगाह रोहतांग दरगाह सहित अटल टनल के दोनों छोर पर और श्रृंखला टॉप पर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में भी औली और गंगोत्री में बर्फबारी का जो नजारा है वो साफ देखा जा सकता है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू में भी हल्की फुल्की बर्फ जो है देखने को मिल रही है। देखिए, पहाड़ों पर मौसम का मिजाज जो है आपने देख लिया। ठंड ने मैदानी इलाकों को ठिठुरन में तब्दील कर दिया, लेकिन दिल्ली में शीतलहर के साथ घना कोहरा भी अब सभी को नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर इस वक्त जो है पूरी तरीके से घने कोहरे की चपेट में है। धुंध के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार जो है सुस्त पड़ी हुई है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर घोषित कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि ठंड और बढ़ने वाली है। दिल्ली के पालम और सफदरजंग में सुबह के वक्त 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी देखने को मिल रही, जबकि राजस्थान के गंगानगर में 25 मीटर, सोचिए, चूरू में 50 मीटर की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली में 25 मीटर तक विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। कैसा दिल्ली में मौसम का मिजाज, ये भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को लोगों ने कड़ाके की ठंड का सामना किया। आज सुबह दिल्ली में शीतलहर जारी रहने के कारण घना कोहरा देखा गया। साथ ही न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ शीतलहर चल रही है, यानी आपको अब सावधान रहने की, बचने की जरूरत है कम से कम अगले 1 हफ्ते तक। इस वक्त हम लोग मानसिंह रोड के पास कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहां से चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है और आप देखिए कोहरे का कैसा यहां पर किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया गेट यहां से साफ साफ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके का ये मौसम बना हुआ है, ये मौसम अभी अगले कम से कम 1 हफ्ते तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। इसी तरीके से फॉग भी रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास रहेगा और शीतलहर भी पड़ती रहेगी, यानी कि अगले 1 हफ्ते तक संभल कर रहने की जरूरत है। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। और बात अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो देखिए, वहां तो हर पल मौसम बदल रहा है। सोमवार देर रात से यहां तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। साथ ही लखनऊ में जब से सर्दी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। तापमान घटने के साथ ही लखनऊ में ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई है। कैसा है मौसम का मिजाज, संवाददाता हमारे समर श्रीवास्तव बता रहे हैं, देखिए। प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के साथ जो शीतलहर चल रही है उसने यहां पर लोगों का जनजीवन दुभर कर दिया है और उसके साथ जब कोहरे की मार पड़ती है तो चीजें और बदतर होती जा रही हैं। न्यूनतम टेम्परेचर आप यूपी का अगर ओवरऑल कहेंगे तो लगभग 6 से 7 के बीच में रह रहा है। प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है। सरकार ने यूपी में रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है। जो आदमी जिनके पास घर नहीं है, बसेरा नहीं है, वो रात में अस्थाई रैन बसेरों में जाकर गुजर बसर कर सकते हैं। तो वहीं बच्चों के लिए भी एक मुसीबत होती है, ठंड, बढ़ती ठंड। इसके चलते जो स्कूल्स हैं उसके टाइमिंग्स बढ़ाकर 10 बजे कर दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले जनवरी में फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और टेम्परेचर आने वाले यानी कि पहले हफ्ते में जनवरी के और ज्यादा नीचे गिर सकता है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। देखिए, अब बात करेंगे हिंद की सेना की ललकार की। देखिए, मेघालय के उमरोई में भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लगातार जारी है।
इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं जो हैं पहाड़ों और जंगलों में युद्ध की तकनीक और कला कौशल को निखार रही हैं, परख रही हैं। इस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण को काजिंद 22 नाम दिया गया। एम्बुश और काउंटर एम्बुश का लाइव उदाहरण यहां पर दिखाया जा रहा है। किस तरह से लाइव काउंटर एम्बुश होता है। भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना दोनों इस सैन्य प्रशिक्षण का हिस्सा है इस वक्त, और लगातार गोलियों की बौछार भी हो रही है और लगातार दोनों एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। एम्बुश हो रहा है, उधर से काउंटर एम्बुश हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, पूरा का पूरा जो अभ्यास है, ये लगातार चल रहा है दोनों ही सैनिकों के बीच, दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच। दुश्मन कहीं छिपा हो, जंगलों में या पहाड़ों पर, इन मुस्तैद जवानों की निगाह से नहीं बच सकता। मेघालय के उमरोई में भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं मिलकर अभ्यास हैं। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं बल्कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है कजाकिस्तान और भारतीय सेना की। और यहां पर आप देख सकते हैं एम्बुश बनाकर यहां पर कजाकिस्तान के सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों इस वक्त पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। और ये एक तरह से दर्शाया जा रहा है कि किस तरह जो दुश्मन होता है या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है, उसमें किस तरह से अभियान किया जाता है। इस अभ्यास में कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक शामिल हैं, तो वहीं भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के जवान इस अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल जैसे मिशन को अंजाम दे रही हैं। हमारी सेनाओं ने अपने अनुभव साझा किए, पेट्रोलिंग, कॉम्बैट ऑपरेशन से जुड़ी तकनीक पर काम किया। कुल मिलाकर हमारे लिए ये अनुभव बेहद शानदार रहा। साल 2016 में प्रबल दोस्तिक अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को अंजाम दिया और अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेनाएं अपना दमखम परख रही हैं। फ्रेंडशिप तो बड़ी ही बड़ी, बट इसके साथ साथ हमने एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशनल सिनेरियो में जो एक जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल है, वो हमारी इवॉल्व हुई दोनों कंट्रीज के बीच में। जो हमारे सैनिक थे, इवन दो हमारे बीच में लैंग्वेज का बैरियर काफी था और कल्चरल भी काफी बैरियर था, बट इन 14 दिनों की एक्सरसाइज के बाद जो प्रोफेशनल सोल्जर ने जो ड्रिल इवॉल्व करी, साथ ट्रेन करके, साथ रह करके, उससे इस लैंग्वेज का और ये कल्चरल डिफरेंस को हटा दिया गया। किस तरह पहाड़ों पर विपरीत परिस्थितियों में पेट्रोलिंग की जाती है, कैसे दुश्मन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, कैसे एम्बुश और काउंटर एम्बुश को अंजाम दिया जाता है, ये सब इस ड्रिल का हिस्सा है। खास बात यह है कि इस अभ्यास में महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वक्त यहां पर एक जॉइंट ऑपरेशन दिखाया जा रहा है, जहां पर पेट्रोलिंग करते हुए जो आर्मी है, जॉइंट ऑपरेशन इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी है, उनको एक जगह पर कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट मिलते हैं और धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है और जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं उनको कब्जे में लिया जाता है और उनसे आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद किया जाता है। ये पूरा ऑपरेशन पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। जाहिर है, साझा अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं को फायदा होगा, साथ ही दोनों मुल्कों के बीच रक्षा संबंधों में भी मजबूती आएगी। अनुपम मिश्र, उमरोई, मेघालय, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं लद्दाख, जहां देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। इस डार्क स्काई रिजर्व का मकसद खगोल विज्ञान में रिसर्च के लिए एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देना है। देखिए, लद्दाख को नई पहचान मिलने के बाद यहां टेलीस्कोप के जरिए पर्यटक अनंत आकाश के खगोलीय घटनाओं के दीदार कर सकेंगे। लद्दाख का हानले इलाका अब हिंदुस्तान के नक्शे पर खास पहचान हासिल करने जा रहा है।
यहाँ का करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अब डार्क स्काई रिजर्व कहलाएगा। मतलब इस इलाके को एस्ट्रो पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। मैं इस वक्त हेनली लद्दाख में हूं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह है, लेकिन यहां आसपास हर तरफ आपको हेनली ऑब्जर्वेटरी की अलग अलग टेलीस्कोप्स नजर आएंगी। मेरे पीछे जितना भी ये इलाका है, यहां पर कई सारी टेलीस्कोप्स हैं जिनसे सितारों, सयारों और गैलेक्सीज यानी आकाश में जितनी भी चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको देखा जा रहा है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर स्काई है, बहुत कम पोल्यूशन है आसमान या आकाश का इस पूरे इलाके में। यही कारण है कि इस जगह को 1996 में चूज किया गया था एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। खास बात यह है कि इस इलाके में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। रात के वक्त यहाँ आसमान में सितारे साफ साफ दिखाई देते हैं, इसलिए लद्दाख प्रशासन इस जगह पर डार्क स्काई सेंचुरी बनाना चाहता है, एस्ट्रो टूरिज्म को डेवलप करना चाहता है। अब ये भी जान लीजिए डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है। दरअसल डार्क स्काई क्षेत्र में ऊर्जा खर्च किए बगैर और जरूरत के हिसाब से रोशनी की प्राकृतिक व्यवस्था की जाती है। यह रात को स्वाभाविक तौर पर अंधेरा और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। डार्क रिजर्व जो है, इस पूरे हेनली का जो इलाका है, 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जो है डार्क रिजर्व रखा जाएगा, ताकि जो इस इलाके के आसपास 1000 किलोमीटर में चाहे रिहायशी बस्तियां हो, चाहे फौजी ठिकाने हो, चाहे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनको किसी कायदे और कानून के तहत लाइटों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि पोल्यूशन जो लाइट का है पूरे इस पर्यावरण में रहे और इस ऑब्जर्वेटरी में बेहतर व्यू जो है सितारों और सयारों का मिल पाए। लेह लद्दाख से कोलैबोरेशन करके इस यहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे टेलीस्कोप्स अभी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जाहिर है डार्क स्काई रिजर्व शोधकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूर दूर से सैलानी भी यहाँ का रुख करेंगे, जिससे इस इलाके का विकास भी होगा। अशरफ वाणी, लद्दाख, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन में बाबा महाकाल का दरबार जो है नए साल पर भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के स्वागत से जुड़ी सभी तैयारियों को जो है पूरा कर लिया है। यहां साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर उमड़ते हैं। इस दरबार में भक्त आने वाले साल में खुशियों और सफलता की कामना करते हैं। तो महाकाल के दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है, लेकिन नए साल के मौके पर यहाँ श्रद्धालु का सबसे बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। इस साल भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने का अनुमान है, जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 29, 30, 31 को ये और स्पेशली 1 तारीख को संख्या बहुत बढ़ने की संभावना है। उस दिन पर ही हम पूरे महाकाल महालोक में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम लाइन चलाएंगे, वहाँ पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है। मंदिर प्रशासन की कोशिश है कि यहाँ पहुँचे श्रद्धालुओं को 15 से 20 मिनट के अंदर ही आसानी से बाबा के दर्शन करा सके। पहली चीज तो गर्भगृह में हमने 24 से लेकर 5 जनवरी तक एंट्री जो है प्रतिबंधित की है प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद। इस काम को आसान बनाने के लिए जगह जगह रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए बीच बीच में बैरिकेडिंग भी तैयार है। आने वाले दिनों में भी भक्तों की संख्या बढ़ती है तो भी हम गणेश मंडपम मतलब सामने से दर्शन करा पाएं। साथ ही अब चूंकि मानसरोवर हमारे पास में है, वहां पर हम बड़ी संख्या में लोगों को वेटिंग करा सकते हैं और महाकाल महालोक है, तो यदि संख्या बढ़ती जाती है तो यदि मानसरोवर के बाहर भी निकलती है तो इसकी हमने प्लानिंग ये की है कि जो लाइन लगेगी वो महाकाल महालोक में लगेगी, बैरिकेड रहेगी। यहाँ दर्शन की कामना लेकर पहुँचे श्रद्धालुओं को
ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी मिलनी शुरू हो गई है। पार्किंग से लेकर जूते, चप्पल आदि रखने तक की व्यवस्था कर दी गई है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जूते रखने की व्यवस्था कहाँ करेंगे। तो यदि आप देखेंगे अभी हमने मानसरोवर में एक जूता रखने की अलग व्यवस्था की है, साथ ही आने वाले दिनों के लिए जो हमारा त्रिवेणी के बाहर वाला इलाका है वहाँ पर हम जूते की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से मंदिर परिसर में होने वाली हर हरकत पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा सकेगी। श्रद्धालुओं की मदद के लिए जगह जगह सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। भक्तों को बाहर से जो आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना है कि किस रास्ते से जाना है। वो पूरे रास्ते में हरिफाटा से लेकर मंदिर तक जो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा अथर होटल से नरसिंह घाट से जो रास्ता आता है रुद्र सागर तक, वो पूरा ही पूरा वहाँ पे साइनेज लगाए जा रहे हैं। साथ ही जो महाकाल महालोक है वहाँ पर लोगों की सहायता के लिए, चूँकि मोबाइल प्रतिबंधित है, तो लोगों को यदि कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो लगभग पूरे महाकाल महालोक को त्रिवेणी में लगभग 8 से 10 हम 4 फीट ऊंचे सहायता केंद्र बना रहे हैं। सबसे अहम और जरूरी बात ये कि महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाने पर रोक लग चुकी है। ऐसे में दर्शन के लिए भक्तों को बिना मोबाइल के जाना होगा, लेकिन पाबंदी के साथ ही भक्तों की सहूलत का पूरा ख्याल रखा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। लॉकर में फोन रखने से लेकर वापस लेने तक की प्रक्रिया काफी ज्यादा हाईटेक बना दी गई है, यानी गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इन लॉकर में 1 लाख तक मोबाइल जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालुओं के मोबाइल की फोटोग्राफी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के भी फोटो खींचे जाएंगे, जिसके बाद QR कोड का टोकन दिया जाएगा। 20 तारीख से मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया है मंदिर परिसर में। इन दोनों चीज़ों का फायदा ये हो रहा है कि जो संख्या भक्तों की संख्या 1 मिनट में पहले दर्शन करती थी वो लगभग 60 से 70% इंक्रीज कर रही है। तो हमारा जो पूरा प्लान रहेगा कि आने वाले दिनों में भी भक्तों की संख्या बढ़ती है तो भी हम गणेश मंडपम मतलब सामने से दर्शन करा पाएं। इस टोकन को लौटाने पर ही मोबाइल वापस किए जाएंगे। इन लॉकर में 1 लाख तक मोबाइल रखे जा सकते हैं, जिन पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी। मंदिर प्रशासन भक्तों की संख्या बढ़ाने के साथ सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है, ताकि बिना किसी रुकावट के भक्त महाकाल के दर्शन कर सके। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं अहमदाबाद का, जहां चल रहा है कांकरिया उत्सव। देखिए, 31 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्निवल में गुजरात के पारंपरिक रंगों को पेश किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही यहां योग उत्सव भी मनाया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अहमदाबाद की कांकरिया झील इस वक्त उत्सव के अद्भुत रंगों से सराबोर है। 31 दिसंबर तक यहाँ जलसों का दौर यूं ही चलता रहेगा। कांकरिया लेक फ्रंट के 2.5 किलोमीटर के दायरे में 3 मंच तैयार किए गए हैं, जहां एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्टेजेस बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं और जो गरीब तबके से बच्चे आते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए आपको बता दें कि वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं। साथ ही जो गुजरात के बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो अलग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ ही एक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए तीसरा स्टेज बनाया गया है। बीच, इस लेक के बीच में आपको बता दें, यहाँ पर जो आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन साजिद से कहूंगा कि ये जो बीच से आप जो लाइटिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर फाउंटेन बने गए हैं। तो यहाँ से जबरदस्त फाउंटेन के बीच में लेजर एंड साउंड शो होता है, जो एक अलग ही किस्म का यहाँ पर आपको आकर्षण लोगों में देखने को मिल रहा है कि इसे देखने के लिए लोग खास आते हैं। कोविड की वजह से 2 साल के इंतजार के बाद कांकरिया कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, लिहाजा लोगों में, खासकर बच्चों में इस जलसे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ देख सकते हैं वो लाइटिंग है, ये ट्रेन है और बहुत कांकरिया बहुत अच्छा है। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। मुझे अच्छा लगता है।
फिरना घूमना अच्छा लगता है। क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ पे सबसे ज्यादा? और रेलवे में बैठने के लिए अच्छा लग रहा है और होड़ी नाव में सब अच्छा है, मजा आ रहा है, सब पूरे वर्क है। खास बात यह है कि कांकरिया फेस्ट में एंट्री फ्री है। सुबह 6 बजे से योग उत्सव के साथ यहाँ दिन की शुरुआत होती है और रात तक जश्न का ये दौर जारी रहता है। नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विजन था, वो विजन के अंदर काफी एक एंटरटेनमेंट की सुविधा की हुई है, जिसमें हर एक उम्र के लोगों का ख्याल रखा हुआ है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक की सारी लोगों की एंटरटेनमेंट और स्वास्थ्य सुविधा के मुताबिक जो एक होना चाहिए, वो व्यवस्था कांकरिया लेक फ्रंट में है। लेजर और साउंड शो यहाँ दर्शकों के आकर्षण का अहम केंद्र है। इसके अलावा एम्यूजमेंट पार्क, जू, जेट बोट जैसे कई बेहतरीन विकल्प सैलानियों के लिए मौजूद हैं।